अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने एक तो मैंने प्लान बताया था आपको कि क्या हम कर रहे हैं। सो आइडिया ये था कि हम स्टेलर स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं, स्टेलर एवोल्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशंस कैसे की जा सकती हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। और मैंने कहा था मैं स्टेलर स्ट्रक्चर से पहले शुरू करूँगी। तो स्टेलर स्ट्रक्चर में शुरू किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कि आपको बताता है कि एक मास दूसरे मास की प्रेजेंस में कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने आपको बताया था जो कि बराबर है जी माइनस जी एम आर ओवर आर स्क्वायर। सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ये वाला मैस कैपिटल एम एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, उस फील्ड की डायमेंशन और डायरेक्शन ये होगी। और उसको उसके साथ बाद मैंने डिराइव करवाया था जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसमें मैंने ट्रीट किया था ऐसा जैसे कि पूरा का पूरा मास अर्थ का कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर हो। ओके, ये अर्थ है, उसका पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और मैंने कहा था ये मैंने क्यों किया है, यानी असूलन मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे पास इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की। मुझे तो इसके हर पार्ट से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये मास, उसको कैलकुलेट करना चाहिए और फिर मुझे उसको सम करना चाहिए सबको। सो मैंने उसको बताया था कि मुझे उसकी इजाज़त इस तरह है कि एक शेल थ्योरम है जो बताता है हमें। तो शेल थ्योरम मैंने कहा था कि आज हम करेंगे। सो शेल थ्योरम पूरा का पूरा डिराइव नहीं करूँगी क्योंकि डेरिवेशन मैंने लास्ट टाइम भी शायद कहा था कि लेंथी है इसकी और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन टीडियस है, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। सो ये मिल जाती है आपको इसकी एक डेरिवेशन कैरल एंड लॉसली की किताब जो मैंने बुक्स की लिस्ट में डाली हुई है उसमें मिल जाती है। उसके अलावा अगर चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल एक ही फॉर्म की हैं, तो इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की किसी भी बुक को निकाल के देख लें उसमें ये शेल थ्योरम का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए डिराइव हुआ होता है, तो इसलिए हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रिफिथ्स में जैसे अच्छी डेरिवेशन है। मैं इस वक्त उसका स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। सो स्टेटमेंट क्या है, पहले हम शेल के बारे में बात करेंगे और फिर हम एक सॉलिड स्फेयर के बारे में बात करेंगे। सो शेल के बारे में है कि spherically symmetric shell वो क्या करेगा, नंबर 1 will exert no force on a mass inside it। और अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगी मैं आपको। और नंबर 2 ये है will exert force on a body
outside it. As if the entire mass is concentrated at the center. So ये क्या कह रहे हैं? ये एक शेल है जिसका कोई रेडियस है आर शेल. अगर कोई सेकेंड मास, इसका कोई मास है, ठीक है, इस पूरा मैटर से बना हुआ है तो इसका कोई मास होगा. अगर कोई सेकेंड मास इसके अंदर पाया जाता है तो वो कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा. और ये हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करके शो किया जा सकता है इसको. और अगर वो बाहर होगा तो वो दूसरा मास यहाँ कहीं बाहर होगा तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे इसका जो अगर कोई मास है एम शेल, वो सारा का सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है. सो इसका ग्राफ और एक्सप्रेशंस हम लिख सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं और एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं. तो आपके पास यहाँ बनाती हूँ. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये रेडियस है. और एट सम पॉइंट्स, यानी ये जो मास है ये हम रेडियली आउटवर्ड मुख्तलिफ पोजीशंस पे रख के देख रहे हैं. यहाँ पे हम कट ऑफ लगा देते हैं, ये है आर शेल. सो ये जो थ्योरम है ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर अंदर ये सेकेंड मास F is equal to 0 एक्सपीरियंस करेगा. So do we assume that the shell is solid or is it like it's just a shell? शेल है जिसकी कोई बहुत ही माइनर सी थिकनेस हो सकती है. हम उसको Inside it's इनसाइड इज एम्प्टी. okay. शेल का मतलब एम्प्टी है, ठीक है. सो शेल एम्प्टी इनसाइड और बाहर भी एम्प्टी है, सिर्फ उसका छोटा सा जो एक थिकनेस है, जिस तरह अंडे का छिलका होता है. Yeah, but you know, a shell cannot have a gravitational force unless it's a mass. You know, normally we have gravitational force between two masses. So if it's only a shell, how do we assume that it's going to have? थोड़ा सा अगर उसकी थिकनेस होगी तो उसका कोई मास तो होगा ना. But I'm talking inside. Once you go inside the shell, हाँ, इनसाइड नहीं होगा, फोर्स नहीं एक्सपीरियंस so there'll be no force. The shell cannot exert force or any mass which enters the shell itself. Exactly. Unless it exits the perimeter of the shell. It exits the shell. So वही मैं कह रही हूँ, एक्चुअली इसकी डेरिवेशन जब करते हैं तो इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि वो आपको नजर आता है कि एक्चुअली जीरो हो रहा है. But for example, if you have to compute force, how do you assume mass here? Because the mass here is zero. Okay, so दो तरीके हो सकते हैं. हम इसका या तो हम कहेंगे एक्चुअली हाँ मैं थिकनेस ले लूँगी, कुछ बिल्कुल छोटी सी थिकनेस ले लूँगी, लेकिन हम कहेंगे इसका कोई
डेंसिटी है, मास डेंसिटी रो ऑफ आर, ठीक है, या रो ऑफ आर भी नहीं लेंगे, हम रो ले लेंगे, और वो होगी टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर सबको पता है कि क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द शेल स्फेयर का, है ना। सो ये सरफेस एरिया कर दिया, और फिर हम इसकी कोई बिल्कुल छोटी सी थिकनेस ले सकते हैं, डी आर। सो ये वॉल्यूम हो गया ना, ये वाली जो चीज़ है, ये सारा का सारा ये वॉल्यूम हो गया, एंड डी आर इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो डी आर इज़ वेरी स्मॉल, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस हो गया उसका, और रो जो है वो उसकी डेंसिटी है। फिर हम इसको एक्चुअली तो ये इसका मास आ जाएगा आपके पास, लेकिन जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये एक्चुअली होता है हाँ ट्रिपल इंटीग्रल होगा या डबल इंटीग्रल होगा। अगर आप सिर्फ सरफेस पे करेंगे तो डबल होगा, डी आर पे नहीं करेंगे हम इंटीग्रल। Double integral will have surface area and triple will have volume. वॉल्यूम होगा, हाँ। तो हम वॉल्यूम पे नहीं करेंगे, मतलब डी आर पे हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि डी आर को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा है, छोटी सी थिकनेस है, और हम सरफेस इंटीग्रल लेंगे थीटा और फाई के ऊपर। सो हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई रो टाइप का कोई इंटीग्रल होगा। आई थिंक आर स्क्वायर है या आर है, ये मैं थोड़ी सी अनश्योर हूँ। All heavenly bodies have solid mass, so why did Einstein come up with the theory of a shell? अभी आगे मैं मैथ्स पे भी जा रही हूँ। उसको जब एक्सटेंड करते हैं, जब हम ये तीसरा इंटीग्रल एक्चुअली लेते हैं, तो हमारे पास शेल थ्योरम की वो सॉलिड वर्जन आ जाती है। तो मैं अगला स्टेप वही है, बट पहले आप शेल के लिए शो करते हैं, और फिर उसके बाद आप उसके लिए कर लेते हैं। ओके, सो और बाहर जो है इसके, सो फोर्स एक्सर्टेड एज इफ द एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। हमारे पास फिर क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए यहाँ पे, एग्जैक्टली यही वाला होना चाहिए, जी एम शेल एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये बिल्कुल आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला एक्सप्रेशन है, जो कि 2 पॉइंट मासेस के लिए, लेकिन शेल आपका वो पॉइंट मास वाला ही एक्सप्रेशन ओबे कर रहा है, क्योंकि वो एक्ट ऐसे करता है एज इफ उसका एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर है। आगे चलते हैं, उसको स्फेयर वाले पे देखते हैं, स्फेयर पे इसकी क्या फॉर्म होती है। सो फॉर अ स्फेयर जो है इसकी एक्सटेंशन है it can also be shown that for a solid sphere ये जो नंबर 2 है यहाँ पीछे holds as well, और नंबर 3 जो है हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, the force on an object inside will depend on R और इसकी फॉर्म होगी
सो यहाँ पे भी डायग्राम बना देती हूँ इसी तरह की। यहाँ R है, यहाँ हम कर देते हैं R स्फेयर। बाहर जो है यही वाला शेल थ्योरम वाला ही मामला है। सो आपके पास आ जाएगा जी एम स्फेयर अब होगा स्मॉल m ओवर R स्क्वायर। अंदर जो है कुछ इस टाइप का फंक्शन आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ रो। f इज इक्वल टू g m r। सो ये m फंक्शन ऑफ r रखा है मैंने टाइम्स m ओवर R स्क्वायर। छब यहाँ Inside the sphere has a different density because if it is the same, then it becomes homogeneous and there will be no gravitation force. नहीं, इसको पॉइंट मास के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं हम। जो सेकंड मास है इसको हम पॉइंट मास के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट का भी सो ये बाय द वे आई थिंक ये यहाँ पे R है। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट का भी स्पेशल एक्सटेंशन हो ना, मैं कर लेती हूँ, थैंक यू, आई थिंक कर दें। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट की भी स्पेशल एक्सटेंशन हो ना तो उसका भी इंटीग्रल लेना पड़ेगा हमें, दोनों के इंटीग्रल, उसकी भी स्पेशल एक्सटेंशन बना के उसकी भी इंटीग्रल लेना पड़ेगा। Then it won't have any radius or No, it won't. Idealistic एक चीज़ है it will जो just a point. क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइंट मासेस असल में होते नहीं है, लेकिन हम ट्रीट ऐसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये क्या है, m ऑफ r क्या है? So, m ऑफ r है इज इक्वल टू ज़ीरो टू r रो ऑफ r 4 pi r स्क्वायर dr। सो इसमें ये जो रो ऑफ r है ये है डेंसिटी ऑफ स्फेयर at radius r। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, स्फेयर की डेंसिटी ले ली, उसको जो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका फुल वो है स्फेयर है, सॉलिड जो स्फेयर है उसमें हम कोई डिस्टेंस r पे कैलकुलेट करके देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई मास पड़ा हो तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी डेंसिटी इतने रेडियस पे, इसकी जो आपका बड़ा स्फेयर है इसकी डेंसिटी रो ऑफ r है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेंसिटी बदल सकती है जो जो रेडियस बदलता है। और अगर इसकी डेंसिटी रो ऑफ r है और अगर हम एक छोटे से यहाँ पे शेल की डेंसिटी निकालना चाहते हैं, मास निकालना चाहते हैं, तो हमें इस शेल का सरफेस, इसका सरफेस क्या होगा 4 pi r स्क्वायर, और उसको इसकी थिकनेस
जो कि हम एक इन्फिनिटेसिमल dr ले रहे हैं, r में छोटी सी वेरिएशन हो रही है, तो ये एक शेल की का मास आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर r तक। यानी हम क्या कह रहे हैं, हमें एक्चुअली इस पूरे रीजन का जो इंटरनल रीजन है इसका हमें मास चाहिए। सो ये जो m ऑफ r है ये क्यूम्यूलेटिव mass inside R है, ठीक है। सो हम mass inside R ले रहे हैं, mass outside of R नहीं ले रहे। सो हमारा शेल थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि अगर ये जो सॉलिड हमारा स्फेयर है इसके अंदर हम कहीं भी मास कोई रखते हैं सेकेंड, और उस पे देखते हैं कि वो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, तो वो बाहर वाली लेयर्स की वजह से कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहा, वो सिर्फ अंदर वाली लेयर्स की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो फोर्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर हो। सही है। इसमें स्पेशल केस हम ले सकते हैं, स्पेशल केस रो इज कांस्टेंट। यानी मैंने तो कहा था ना, जनरल केस ये है कि डेंसिटी बदल रही है जो जो हमारा रेडियस के साथ हम पोजीशन बदल रही है। लेकिन अगर डेंसिटी थ्रू आउट स्फेयर की एक जितनी हो तो हमारे पास फिर ये m ऑफ r आ जाता है 4/3 पाई r क्यूब टाइम्स रो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है। तो फिर हमारी ये जो फोर्स होगी ये फॉर्म ले लेगी, अगर उस फोर्स में मैं डाल रही हूँ तो g 4/3 रो m r। ठीक है, आपके r's कट जाएंगे। सो ये प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। और ये सो इसका क्या पता चल रहा है हमें कि अगर ये जो स्फेयर है इसकी कांस्टेंट डेंसिटी हो और इसके अंदर हम कोई मास किसी तरह से टनल जैसे डिग करके आप उसके अंदर कोई मास डाल रहे हैं, सो वो एक ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे अगर हम टनल एक डिग कर रहे हैं, यहाँ पे वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि प्रोपोर्शनल टू r है। सेंटर में वो ज़ीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इसको यहाँ से भी हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि सेंटर में तो मास इनसाइड कुछ भी नहीं होगा ना, जो जो हम बाहर जाते जाएंगे मास इनसाइड बढ़ता जाएगा और पीक हमारा यहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मास आपके सरफेस पे होगा। सरफेस से जो जो आप दूर चले जाएंगे तो वो फिर ये डिस्टेंस आपका इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। Any point or any mass inside the sphere will not have any Inside force. the shell, empty shell. Inside the empty shell will not have any force. But ये empty shell नहीं है ना, ये solid Okay. sphere है ना। But to have force calculation, we have to know the mass of this little object. ये जो टेस्ट मास है छोटा वाला m नहीं, वो वाला जो छोटा मास है उसका भी मास मालूम होना चाहिए so that we can. वो इसलिए यहाँ पे यूज होगा। बट इसको हम यूनिट मास भी ले लेते हैं कई दफ़ा। यूनिट मास जब लेते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाता है। Okay. ठीक है। सो ये एक ज़माने में आपके SAT टाइप के या उस तरह के एग्ज़ाम्स में कहीं पे आया करता था, या OA लेवल्स के कहीं पे करिकुलम में होता था। ये एक क्वेश्चन होता था कि अर्थ के अंदर आप टनल डिग करेंगे और उसमें आप मास डालेंगे तो उसकी मूवमेंट कैसी होती है।
अगर किसी को हुक्स लॉ याद हो, जो स्प्रिंग का लॉ होता है, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा, जो कि मैंने जब हाँ, लेकिन हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना, तो ये भी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, इसकी फॉर्म एग्जैक्टली वही हो जाती है। वहाँ पे एक फ़र्क कांस्टेंट होता है, यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे एक फ़र्क कांस्टेंट होगा। तो मैंने जब डिस्कवर किया था मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि अच्छा ये एक इसको हम कैसे, यानी ये हुक्स लॉ की फॉर्म तो बन रही है, सो हुक्स लॉ तो ऑसिलेशंस के लिए यूज हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर भी किस चीज़ तो की यहाँ पे भी oscillation आइडिया यही है कि वो जो है वो अगर हम टनल इतना बड़ा डिग कर लें तो वो आपका जो है वो मास यहाँ पे ऑसिलेट, हार्मोनिक ऑसिलेशन ही करेगा एक्चुअली। यानी मैस दूसरी साइड से इंजेक्ट नहीं हो सकता, वो दोबारा ऊपर जाएगा फिर आइडिया यही है, बट आई डोंट नो। अगर ऑसिलेशंस होंगी तो डबल डिफरेंशियल लेना पड़ेगा इस इक्वेशन को निकालने के लिए। बट हाँ 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 हाँ, अगर आप इस पे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ है ना, m/d2 यहाँ पे आपका ये लगेगा ना, m/d2r/dt²। बट ये हमारे कोर्स का मेन टॉपिक नहीं है, मैंने साइड पे ऐसे ही मेंशन किया है हार्मोनिक ऑसिलेशन वाली बात। शेल थ्योरम समझ आ गया, ओवरऑल आइडिया क्या है? ठीक है, ओवरऑल आइडिया ये है, जो चीज़ जहन में रखनी है हमें, एक तो ये मैथमेटिकल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, ये दोनों, ठीक है। और अगर आपकी स्फेरिकली सिमेट्रिक कोई है आपकी ऑब्जेक्ट, तो उसका मास ऐसे ही एक्ट करता है, जब एक्ट करता है तो ऐसे ही एक्ट करता है जैसे कि उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है एट द सेंटर, ठीक है। सो इस वजह से वो जो लास्ट टाइम मैंने जो डेरिवेशन की थी वो अलाउड थी, वो ऐसे ही नहीं था, वो एक्चुअली अलाउड है। ओके, सो शेल थ्योरम हो गया। अब हम आते हैं वापस अपने स्टार की तरफ। टाइम का भी देख लो। अच्छा, थैंक यू। ये वाली साइड में जा दूँ? अच्छा, पहले हम पिक्चर थोड़ी सी अपने जहन में बना लेते हैं कि हम किस तरह की चीज़ की बात कर रहे हैं। सो स्टार को मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि हम ये जो स्टेलर मॉडल की बात करेंगे, हम इसको स्फेरिकली सिमेट्रिक ही लेंगे, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिक लेने का मतलब है कि अभी जो चीज़ें हमने की हैं, देखी हैं, वो अप्लाई करेंगी इसके ऊपर, ठीक है। और स्टार्स को हमें ये पता है कि बॉल्स ऑफ गैस हैं, हॉट गैस, हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा होता है इनके अंदर, और भी चीज़ें हो सकती हैं, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। और सो आपने ये देखना है, मॉडल एक बनाना है अपने जहन में कि हमारे पास एक बॉल ऑफ गैस है, स्फेयर है, इस तरह का गैस का है, जिसकी डेंसिटी बेशक बदल रही है विद डिस्टेंस। और अभी जो हमने चीज़ें देखी हैं, और इसके बारे में और कुछ नहीं है कि इसके साथ कुछ और हो रहा है कि नहीं हो रहा। बॉल ऑफ गैस है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है, तो एक्चुअली होना क्या चाहिए इस बॉल ऑफ गैस के साथ? सॉलिड बन जाना चाहिए। सॉलिड तो खैर इतनी आसानी से नहीं बनेगा, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी बाहर वाली लेयर्स हैं, शेल थ्योरम अभी हमें क्या कह रहा है? शेल थ्योरम हमें कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई मास है, यहाँ पे कुछ इसके जो है अंदर वाली लेयर्स इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगी, ठीक है। और यहाँ वाली जो है मास, इस पे भी इसके अंदर वाली लेयर्स फोर्स एग्जर्ट करेंगी, एंड सो ऑन। अंदर की तरफ कम फोर्स, यहाँ पे जो होगा मास उस पर कम फोर्स एग्जर्ट होगी, बट फोर्स एग्जर्ट होगी सारी लेयर्स के ऊपर, अंदर वाली लेयर्स की वजह से फोर्स एग्जर्ट होगी। ग्रेविटेशनल लॉ हमें बता रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता रहा है। सो असूलन इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके इसको कोलैप्स कर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छा हाँ, ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किस पे होगी? ये
सिर्फ रिवाइज करने के लिए अभी जो हमने लिखा था। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी लेयर एक्सपीरियंस करेगी? जो शेल की सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर वाली, ठीक है। सो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, सो जितनी बाहर होगी उतनी ज़्यादा वो फोर्स इनवर्ड एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसको और ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। बट स्टार्स जो हैं हमें पता है कोलैप्स नहीं कर रहे, ठीक है, हमारा सूरज कोलैप्स नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैंने आपको कहा था कि जब हम ये इक्वेशंस ऑफ स्टेलर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम जो स्टार्स का सबसे स्टेबल पीरियड है ज़िंदगी का, मेन सीक्वेंस जिसको मैंने बताया था, मेन सीक्वेंस के लिए हम ये इक्वेशंस लिखेंगे। तो मेन सीक्वेंस में तो बिल्कुल स्टेबल होता है, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आ रहा होता। तो अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कोलैप्स नहीं कर रहा। तो कोलैप्स नहीं कर रहा तो बिल्कुल ABC जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स की हमें क्या बताता है कि अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है किसी चीज़ पे लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो क्या होना चाहिए? उसका रिएक्शन और कोई और रिएक्शन ही, कोई और फोर्स होनी चाहिए जो उसको काउंटर कर रही है। नेट फोर्स 0 होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अगर मैं अपने हाथ पे फोर्स लगाती हूँ और यहाँ पे काउंटर नहीं मैं इसको करती तो ये तो उधर चला जाएगा और कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है। लेकिन अगर ये हिल नहीं रहा तो इसका मतलब है मैं अपने दूसरे हाथ से इक्वल फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। अगर ये फोर्स डोमिनेट कर जाए तो ये मूव करना शुरू कर देगा, क्या पता स्लो करे क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर भी जोर लगा रही हूँ। अगर मैं बिल्कुल जोर ना लगाऊं फिर तो ये, ठीक है। और अगर ये डोमिनेट करना शुरू हो जाए तो ये यहाँ चला जाएगा। तो स्टार्स की जो स्टार की जो लेयर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अंदर खींच रही है, ठीक है। वो अगर डोमिनेट करना शुरू हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अगर उसको काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं है फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके कोलैप्स ही करना चाहिए उसको, ठीक है। और अगर वो जो उसको काउंटर करने वाली कोई और फोर्स है वो डोमिनेट करना शुरू हो जाए तो फिर उसको एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर स्टार जो है वो स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा उसका रेडियस, तो इसका मतलब है दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली बराबर हैं, काउंटर कर रही हैं। तो नेट फोर्स हर लेयर के ऊपर जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पिक्चर है हमारी। ये जो पिक्चर है ये कहलाती है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है स्टार में। इधर शुरू करती हूँ। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बाय द वे सिर्फ स्टार्स पे नहीं अप्लाई करता, इनफैक्ट प्लैनेट्स पे भी अप्लाई करता है। ये प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स पे भी अप्लाई करता है। मैं स्टार्स के लिए शो कर रही हूँ, बट ये जो आइडिया है कि दोनों डायरेक्शंस में एक फोर्स जानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इनवर्ड कोलैप्स करवा रही है और जो दूसरी फोर्स है कोई उसको काउंटर कर रही है, ये और जगहों पे भी अप्लाई करता है। सो इसको अब हम फॉर्मली डिराइव करते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे हम फिर से एक इसी टाइप का जब स्टार है, ठीक है, हमारा वही चीज़ करेंगे। एक यहाँ पे शेल लेते हैं, शेल की कोई थिकनेस होगी, सो हमारे पास ये इसका रेडियस है स्टार का, ये शेल का रेडियस है स्मॉल r, और ये जो है ये इसकी थिकनेस है dr। यहाँ पे भी हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, सिलेंडर एक छोटा सा बना लेते हैं।
सिलेंडर को मैं यहाँ बड़ा करके दिखा रही हूँ। इसकी हाइट जो है dr होगी और इसका हम कोई सरफेस एरिया भी ले लेते हैं, हम कह देते हैं ये dA है इसका सरफेस एरिया। सो हम फिर लिखेंगे कि वॉल्यूम, अच्छा इसका मास हम कहते हैं dm है, वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to dV dA times dr, और इसका मास होगा dm is equal to rho of r dA dr, रो ऑफ आर वही आपका डेंसिटी है जो कि फंक्शन ऑफ रेडियस है। सो ये वाला जो आपका एलिमेंट होगा इसके ऊपर भी हम शो कर सकते हैं, हमें शो कर सकना चाहिए कि एक इनवर्ट पोल होगी, इसके ऊपर एक आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो पहले हम इनवर्ट ग्रेविटेशनल वाले का जिसको हम जानते हैं उसको हम लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी इस पे। एफ जी, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ। आर स्क्वायर, सो ये आर वही चीज़ है GMR, वो जो स्मॉल मास m था उसकी जगह मैंने dm लिख दिया क्योंकि सिलेंडर का मास dm है। r उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, और ये जो r हैट है ये यूनिट वेक्टर है जो रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, और ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे यूनिट वेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने साइंस का हिसाब रखना है, बाद में मैं इनको ख़त्म कर लूँगी। सो ये होगी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सिलेंडर। ठीक है, 2 होगा आपकी दूसरी कोई और फोर्स, इसको हम कहेंगे फोर्स काउंटर बैलेंसिंग FG। ठीक है, इसको हम प्रेशर के तौर पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको प्रेशर के तौर पे ट्रीट कर रही हूँ, और प्रेशर हमें पता है गैस का जैसे प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन ये गैस के प्रेशर के अलावा और सिचुएशंस पे भी अप्लाई करता है जहाँ पे प्रेशर की सोर्स कोई और होती है। ठीक है, काउंटर कोई और चीज़ कर रही है, जैसे आपके वाइट डॉर्फ्स होते हैं या न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, उसमें प्रेशर गैस का प्रेशर नहीं होता, उसमें डीजेनरेसी प्रेशर होता है। उसमें हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये प्रेशर कोई और चीज़ भी हो सकती है, गैस के प्रेशर के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, सो अभी मैंने ये कहा है कि अभी है वी डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द सोर्स ऑफ द प्रेशर, वी लेबल इट FP, हम इसको कह देंगे FP। और जनरली आपका क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा ये जो प्रेशर होगा हमारे केस में ये भी फंक्शन ऑफ R होगा।
फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है, क्योंकि मास अगर फंक्शन ऑफ रेडियस है तो डेंसिटी फंक्शन ऑफ रेडियस है, तो प्रेशर को भी फंक्शन ऑफ रेडियस के तौर पे ही हमें ट्रीट करना चाहिए। तो हम इसको करेंगे, लेबल करेंगे P ऑफ R। अब हम देखते हैं, अब हमारा जो सिलेंडर है उसके टॉप पे यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट करेगा और यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट करेगा। सो यहाँ पे जो है वो रेडियस है आपका R प्लस dr और यहाँ पे आपका रेडियस है R, ठीक है। सो आपका प्रेशर होगा या फोर्स होगी, फोर्स ड्यू टू pressure on top F P T लगा रही हूँ मैं इसके साथ, और ये होगा माइनस P ऑफ, साइन अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं, dA, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मैंने लिख दिया R हैट। नेगेटिव साइन मैंने लगाया है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो है टॉप है ना, टॉप पे ऊपर वाली लेयर्स की वजह से प्रेशर आएगा, गैस का प्रेशर या किसी और चीज़ का प्रेशर, ठीक है। और बॉटम पे एक्चुअली सो वो डाउनवर्ड होगा प्रेशर, ठीक है। टॉप पे जो प्रेशर होगा, या हाँ इवन हम पे जो इस वक्त प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, हमें फील नहीं होता लेकिन है हम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर चले जाएं तो हम पे प्रेशर कम हो जाता है एक्चुअली, तो वो ऊपर की जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसकी वजह से हम पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम हवा में किसी तरह से मुअल्लक हो जाएं तो नीचे की एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी हमें ऊपर पुश करेंगी, ठीक है। सो ऊपर वाली जो लेयर्स होंगी उनकी वजह से जो आपकी यहाँ फोर्स होगी वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है। और जो नीचे वाली लेयर्स हैं बॉटम, उनकी वजह से फोर्स प्रेशर अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। गैस का यही बिहेवियर होता है, सो इसलिए मैंने नेगेटिव R लिए, ठीक है। अब Both these forces we assume are equal. नो दे आर नॉट एक्चुअली, That's the only way it can be in नहीं, equilibrium. क्योंकि ग्रेविटेशन भी है ना। Otherwise we'll move अगर वो equilibrium नहीं होगा। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम ओवरऑल ना हो, मतलब हम सिर्फ प्रेशर को अलहदा और ग्रेविटेशन को अलहदा नहीं ट्रीट करना चाहिए, हम नेट फोर्सेस देख रहे हैं जो कि प्रेशर, अभी मैं लिखूंगी सारी फोर्स को नेट में ज़ीरो करके दिखाना चाहती हूँ। इक्विलिब्रियम यही अज्यूम करता हूँ। और फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन द बॉटम F P B is equal to, अब यहाँ प्लस आएगा P ऑफ R dA R हैट, ठीक है। सो नीचे वाली लेयर्स बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही हैं, ऊपर वाली लेयर्स नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही हैं, और तीसरी चीज़ क्या हो रही है, ग्रेविटेशन, वो भी इनवर्ट फोर्स लगा रहा है। सो फिर आपका टोटल फोर्स ऑन DM जो हमारा सिलेंडर है, पहले मैंने ड्यू टू P लिखा है, वो लिख लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं ये करना चाह रही थी।
चलिए अभी सिर्फ प्रेशर वाला ही लिखते हैं यहाँ पे, ड्यू टू प्रेशर। हाँ वो होगा एफ पी इज इक्वल टू P of R d A R hat minus P of R plus dr d A R hat। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ माइनस, यूँ लिख लूँ, ठहरे यूँ लिख दिया, ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है। मैंने सिर्फ नेगेटिव साइन बाहर एक निकाल लिया और ये वाले टर्म्स, अच्छा नहीं ये गलत है, अच्छा मैं नहीं करती, दोबारा से करती हूँ। यूँ लिखती हूँ, डी ए आर हैट। अब ठीक है जी। इसको अपनी आसानी के लिए हम यूँ लिख लेते हैं, डी ए आर हैट डी पी जो है वो डिफरेंस इन प्रेशर है। जो आपका सवाल था ना, प्रेशर दोनों साइड पे एक है, वो डी पी है दोनों साइड से, डिफरेंशियल प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, एग्जैक्टली। अभी हम यही दिखाएंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है एक्चुअली स्टार्स में। सो अब आपकी जो टोटल फोर्स है वो होगी ऑन डी एम, वो होगी एफ इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी एम आर हैट आर स्क्वायर माइनस डी पी डी ए आर हैट। और इसको खोल के लिख लेते हैं हम, माइनस जी एम आर था रो आर डी ए डी आर, एम आर नहीं था, सॉरी, ये डी एम था, माइनस जी एम आर हैट और आर स्क्वायर माइनस डी पी डी ए आर हैट। यहाँ पे ये जो फोर्स है, अच्छा अब हम यहाँ से आर्स हटा सकते हैं, इसको हम स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आर्स यूनिट वेक्टर सिर्फ इसलिए रखे हुए थे क्योंकि मैं साइन का हिसाब करना चाहती थी, तो अब हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केलर फॉर्म में एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम आर रो आर डी ए डी आर आर स्क्वायर माइनस डी पी डी ए। ये जो एफ है
न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ क्या कहते हैं हमें ये? MA हाँ, एम ए है, सो एम d2r ओवर dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक्चुअली एक न्यूटन्स लॉ की फॉर्म ये भी होती है, p जो है आपका मोमेंटम है। But here we have assumed all objects are static. Now suddenly we bring in motion. इसको भी ज़ीरो लिखूंगी ना मैं। ये जो acceleration law है, that means static से आपने उसको अभी मैं इसको ज़ीरो पुट करूंगी, okay. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद मैं इसको ज़ीरो पुट करूंगी तो स्टैटिक ही होगा। लेकिन मैं इसको डिराइव जनरल केस में करना चाहती हूँ ताकि यहाँ पे ये भी पता चले कि एक्सपेंशन भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। लेकिन जब हम स्टैटिक करेंगे तो फिर हम इस साइड को ज़ीरो कर देंगे। लेकिन मैं एक आध चीज़ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल करूँगी। ये बताने का ये मकसद है कि ये मोमेंटम भी है, चेंज इन मोमेंटम भी, एफ जो है चेंज इन मोमेंटम भी होता है। ये जो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इसका एक और नाम भी है इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी। सो अब इसको अच्छा, हमारे केस में बाय द वे ये m जो है ये dm है, ठीक है ना। तो हमारे केस में ये dm है, इसका मतलब है ये बराबर है रो r dA dr d2r over dt square। सो आपकी ये टोटल एफ रो आर डी ए डी आर डी टू आर और डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर रो आर डी ए डी आर स्क्वायर डी पी डी ए। सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें इसको, डी टू आर डी टी स्क्वायर रो ऑफ आर यहीं रहने देती हूँ, बाकी चीज़ें काट देते हैं हम। डी आर, ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं की। But one thing I don't understand is why have we introduced the variable of time? अभी मैं उसको हटाने लगी हूँ। नहीं, वहाँ हमने time का जो variable लाए हैं, with initial all we were assuming things were static, and so why have we introduced a variable of time? Because time फिर से तो dimension बदल जाती है। हाँ, एक्चुअली आप इसको कंप्लीट जवाब इसका ये है कि आप यहाँ पे जो मैसेज प्रेशर और सारी चीज़ें हमने फंक्शन ऑफ आर बनाए हैं उनको हम फंक्शन ऑफ टी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाई करके नहीं फंक्शन ऑफ टी दिखाया क्योंकि मेरा मकसद ये था कि अब मैं आपको कहूँ कि डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो इक्विलिब्रियम की वजह से। मैंने भी हटा देना उसको एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मैं एक दफ़ा शो ज़रूर करना चाहती थी क्योंकि मैं ये ज़रूर बताना चाहती थी कि यहाँ पे अगर ये बैलेंस आउट ना कर रहे हो तो चेंज आ सकता है। So this is actually distance over velocity, or sorry, distance over time.
एक्सेलरेशन है d2r over dt स्क्वायर एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का यही मतलब है कि कोई फोर्स, नेट फोर्स कोई नहीं एक्ट कर रही है ना। तो हमने शुरू से यही कहा कि नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रही क्योंकि आपका स्टार इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अब मैंने अप्लाई की है, शुरू से मैं अप्लाई करती नहीं आ रही थी। शुरू से मैं सारी फोर्सेस का भी एक हिसाब किताब कर रही थी, ठीक है। अब मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई की है और अब आपके पास ये चीज़ जो है ये फिर ज़ीरो आ जाती है। और इसको अगर मैं रीऑर्गेनाइज करूँ तो मेरे पास आ जाते हैं डी पी। अच्छा डी ए में मतलब मेरा कटता था ना मेरा डी ए। बता दिया करें, मिस्टेक हो जाती है कभी कभार बोर्ड पे लिखते हुए, स्पेशली -g mr रो r ओवर r स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और मैंने जिस तरह से आपको कहा था तो ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम और ये इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहलाती है। जिससे फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा अभी इस पे बहुत सारी बातें नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इसकी। पहली चीज़ ये है कि इसका राइट हैंड साइड देखें और मुझे बताएं ये क्वांटिटीज़ जो हैं नेगेटिव साइन के अलावा पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है g, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव? पॉजिटिव है, ठीक है। मास जो है कंटेन्ड इनसाइड द रेडियस वो भी पॉजिटिव होगा। डेंसिटी वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है और आर स्क्वायर जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। सो ये सारा का सारे क्वांटिटी जो है आपकी ये पॉजिटिव है, विच मीन्स कि डी पी डिवाइड बाई डी आर जो है वो नेगेटिव आपको दे रहा है। जब कोई चीज़ नेगेटिव आती है इस तरह से, कोई भी दो वेरिएबल्स होते हैं सम नेगेटिव वैल्यू, तो उसका क्या मतलब होता है? कैलकुलस हमें क्या बताता है उसके बारे में? Rate of change is negative. रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव और Slope negative. स्लोप नेगेटिव होगी। स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। स्लोप अगर किसी चीज़ की नेगेटिव हो, आप अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c देख लें, ये नेगेटिव होगी तो ये इस तरह की लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। बट स्लोप नेगेटिव का मतलब इस तरह का भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन, क्योंकि जहाँ पे भी आप स्लोप बनाएंगे इसकी हर जगह नेगेटिव आएगी, ठीक है। और इस तरह का फंक्शन भी हो सकता है, ये भी हर जगह जहाँ जहाँ हम स्लोप इसकी बनाएंगे नेगेटिव आएगी, ठीक है। सो पहली चीज़ जो हमें पता चल रही है वो ये है कि pressure is a decreasing function of R since dp over dr is less than 0. और दूसरी हमें क्या चीज़ पता चल रही है? दूसरा कमेंट क्या था मेरा? दूसरा कमेंट ये है, एक तो ये है कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है प्रेशर बैलेंस आउट कर रहा है आपकी ग्रेविटेशन को, ठीक है। सो ये वही वाली बात है, इनमें से एक भी कोई चीज़ बदल गई तो यहाँ पे फिर यहाँ
आपका ज़ीरो ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ग्रेविटी को प्रेशर इटसेल्फ नहीं बैलेंस आउट कर रहा, बल्कि प्रेशर का चेंज कर रहा है। ग्रेडियंट ऑफ द प्रेशर जो है वो मैटर कर रहा है आपके लिए, ठीक है, या वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद डिस्टेंस मैटर कर रही है, ठीक है। और ये समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने शेल थ्योरम शुरू में हमने क्या देखा था कि कोई भी लेयर है उस पे उसके अंदर की जो है फोर्सेस मास जो है वो एक्ट कर रहा है, बाहर वाला कुछ नहीं कर रहा। हमने ये भी देखा था कि बाहर वाले जो लेयर्स होंगी उन पे सबसे ज़्यादा फोर्स अंदर आएगी और अंदर वाली पे कम होगी। तो इसका मतलब है हर लेयर सक्सेसिव लेयर के ऊपर फ़र्क फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रेशर होना चाहिए उसमें भी चेंज आना चाहिए। तो इसलिए चेंज इन प्रेशर जो है वो मैटर करता है। हम इसको कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट बैलेंसेस Fg, ठीक है। इसकी वजह से जो आपकी फोर्स आई, ठीक है। और तीसरा जो एक कमेंट है वो ये है कि इसको सॉल्व करने में मुश्किल होगी क्योंकि ये काफ़ी सारे फंक्शंस ऑफ आर हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हमें रो ऑफ आर इन पर्टिकुलर जो है ना उसका प्रोफाइल पता होना चाहिए, और कई दफ़ा हम सिंप्लीफिकेशंस के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे सिंपल केस होगा रो कांस्टेंट, बट वो हमें रियलिस्टिक केस नहीं देगा, ठीक है। सो मेन ये चीज़ें हैं आपकी। इसकी एक और फॉर्म भी होती है लेकिन आज मैं नहीं उसको बता रही। इसको मैथ्स में डी आर हटा के डी एम की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, बट वो फिर किसी और वक्त जिक्र कर दूंगी। अब मुझे बताएं सलमान एग्जैक्टली कितना टाइम रहता है? टाइम हो गया की बात है, 2:30 तक नहीं था हमारा टाइम, 1:30 है ना हमारा क्लास का टाइम। नहीं, 2 बजे हमारी 1.5 घंटे की क्लास नहीं होती? रोज़ों में कम 2:15। हाँ तो मुझे पहले बता देते, फिर मैं थोड़ा छोटा प्रिपेयर करके आती। चले फिर मैं मीज़ा सॉफ्टवेयर के बारे में जो है नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊंगी। हाँ एक बात कह देती हूँ, मैंने डिस्कॉर्ड पे एक चैट सर्वर जो है वो सेटअप किया है जिसमें कोड्स वगैरह शेयर कर दिया करूँगी मैं, ठीक है। और कोई और डिस्कशन करनी होगी तो वो भी कर सकूँगी। तो उसका जो है ना वो लिंक सनान के पास होगा, और चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको वैसे क्लास के बाद सर्कुलेट करके पेपर दे सकती हूँ। आप लोग पिक्चर खींच के उसको खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी किसी और को अगर कांटेक्ट करना हो तो सनान से ले लें, ठीक है। बाकी फिर हम मीज़ा पे अगली दफ़ा बात करेंगे।